हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आज थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में प्रॉब्लम जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हिकअप्स का थोड़ा सा चल रहा है ना। बीच बीच में कुछ की आवाज़ आपको सुनने को मिल सकती है। देखो ये देखो चल रहा है ना। तो आज हम लोग 12th एनसीईआरटी का यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और काफी सारी चीजें आपने सुनी भी हैं, पहले भी पढ़ी है। कई सारी चीजें 11th में आपने डिस्कस की हैं, कुछ इनके टर्म्स के बारे में भले डिटेल में ना पढ़ा हो लेकिन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ओके, तो इस चैप्टर में हम प्लांट और एनिमल दोनों का रिप्रोडक्शन कवर करेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ना। प्लांट में किस तरीके का होता है, एनिमल किस तरीके का होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है आपको। और आगे भी ये 12th की फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है जी। आगे भी जितने चैप्टर्स हैं बहुत मजे से पढ़ना है ना। और पीछे भी पढ़ते आए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो हुआ नहीं होगा, और हुआ होगा प्रॉब्लम तो अपन तो इधर नहीं। कोई भी डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा आपको। तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको पता ही होगा, ऑर्गेनिज्म का मतलब पता होगा। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम रिप्रोडक्शन का जरा देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। क्या देख लेते हैं ना, रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा राइटिंग में आपको प्रॉब्लम जाएगा लेकिन आप टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखिएगा, जो हम वर्डिंग्स प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रिप्रोडक्शन क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज biological process in which organisms give rise to young ones या इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। हिकअप थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, प्लीज कोऑपरेट कर लेना, है ना। ऑफस्प्रिंग इन्हीं को हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। गिव राइज, बर्थ नहीं लिखा, ठीक है ना, या गिव एक्स, है ना एंड लिखा है, हमने बर्थ लिखा। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप से अपने बेबीज को यंग वंस को गिव राइज करते हैं, इसलिए वहां पे गिव राइज लिखा हुआ है। Give rise to young ones, offspring, similar to itself, ठीक है। अपने जैसा ही, मतलब जैसे एलिफेंट का बेबी है तो एलिफेंट ही होगा, है ना। तो मतलब खुद के जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर इसी में देखें कि रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है ना। रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। लाइफ को किसके लिए? कंटिन्यू रखने के लिए। मतलब लाइफ को हमें कंटिन्यू इस अर्थ पे रखना है। अगर कोई इंडिविजुअल एक्सटिंक्ट होता है तो क्या होता है, उसकी स्पीसीज जो होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। क्यों? बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन कॉजेज होते हैं, या प्रॉपर फूड एंड हैबिटेट न मिल पाना, या और बहुत सारे बैरियर होते हैं जो उनको रिप्रोडक्शन करने में क्या करते हैं, बैरियर कॉज करते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन ensure that continuity of life, मतलब लाइफ कंटिन्यू रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है और it is fundamental attribute
इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो रिप्रोडक्शन हो गया कि लाइफ जो होती है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करता है लाइफ को कंटिन्यूटी करने के लिए, ठीक है ना। ओके, अब किसी भी इंडिविजुअल का क्या होता है यहाँ पे, बर्थ, क्या होता है बेटा, बर्थ, और बर्थ के बाद क्या होता है, डेथ, है ना। एक किसी भी इंडिविजुअल का बर्थ होता है और उसका डेथ तो यूनिवर्सल है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। डेथ जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब डेथ तो होना ही है। तो इस बर्थ से लेकर के और डेथ के बीच में जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान, लाइफ स्पान बोलते हैं। मतलब जो जन्म से लेकर और मरने तक का टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पान। अब लाइफ स्पान बेटा ये नेचुरल डेथ की बात हो रही है ना, ये किसकी बात हो रही है, नेचुरल डेथ की, नेचुरल डेथ, है ना, एक्सीडेंटल नहीं। तो एक लाइफ स्पान इसे बोलते हैं, कंफर्म। डेथ यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्ट सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके सभी में डेथ कंफर्म है, ओके, एक्सेप्ट सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके। अब देखो, तो ये हो गया हमारा लाइफ स्पैन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बनियान ट्री का 200 ईयर्स, है ना। इसके बाद एक पैरट का 140 ईयर्स, टॉर्टॉइस का, है ना। ऐसे लगभग सभी का क्या होता है, लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ बेसिक फीचर हैं, बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ बेसिक फीचर है, कौन से, फर्स्ट वन, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल, हम चाहे ऑर्गेनिज्म की बात करें या सेल की बात करें, तो बेटा वो क्या करती है, जब डिवाइड होती है तो उसके पहले, अगर बाई चांस मान लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पे हमारे पास कोई एक ये सेल है, इसके पास ये 2n डीएनए है, मान लेते हैं 2n है इसके अंदर। अब इसको क्या करना है, अगर दो सेल बनानी है तो क्या होगा, 2n इसमें जाएगा, 2n इसमें जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको डबल करना पड़ेगा, 4n करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, या सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बिना 4n करके 2n दो पार्ट में कैसे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले बेटा आएगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और अगर हमें कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चाहिए, सेम अपने जैसा इंडिविजुअल चाहिए, तो डीएनए तो आपको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, है ना, डीएनए ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले हमने डीएनए डबल कर दिया। अब डीएनए डबल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर, अब बेटा सेल डिवीजन, क्या, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कितने टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है वो माइटोसिस और मियोसिस, क्या हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस। 11th में आप पढ़ चुके हो, माइटोसिस या मियोसिस। सेल डिवीजन दो टाइप का हो सकता है ना, जिसमें 2n से 2n सेल बन रही है या n से n बन रही है, इसे हम माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, और एक कंडीशन क्या होती है, जिसमें 2n से n सेल बन रही है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कंफर्म, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब मेरा सेल डिवाइड हो गई तो क्या होगा, ग्रोथ ऑफ, या ठीक है लिख लेंगे, ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म,
अब प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल जो डिवाइड हुई है वो बड़ी होगी धीरे धीरे। अब जब बड़ी होगी तो फिर क्या होगा, फोर्थ नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ जब कोई इंडिविजुअल छोटे से बड़ा होता है ना, या डेवलपमेंट हो रहा होता है उसका, तो डेवलपमेंट होते टाइम क्या बनते हैं उसके अंदर, अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग है तो उसके अंदर क्या बनना चाहिए, गैमेट्स, सॉरी गोनेट्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट। जो गोनेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं कि कंफर्म, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये अलग है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है ना, रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होगा उस इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस मतलब नई जनरेशन फॉर्म करना, फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस थ्रू रिप्रोडक्टिव यूनिट बाय रिप्रोडक्टिव यूनिट। मतलब क्या हुआ, जो यंग वंस का फॉर्मेशन है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट के थ्रू होगा, कंफर्म। तो बेटा क्या होगा, देखो अगर इसको हम यूनिसेल्युलर में माने तो कुछ इसी तरीके का होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का डबलिंग हुआ और सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सेल बड़ी होने के बाद उसमें फिर से वही सारे ऑर्गेन्स बने। सॉरी यार, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज, है ना, क्योंकि हो सकता है बीच बीच में आवाज मिस हो रही हो, प्लीज कोऑपरेट, है ना। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्शन यूनिट, मतलब रिप्रोडक्टिव यूनिट, यानी कि अगर इंडिविजुअल यूनिसेल्युलर रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्म होंगे, और क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस बाय रिप्रोडक्टिव यूनिट, इस रिप्रोडक्टिव यूनिट के थ्रू नए यंग वंस फॉर्म कर दिए जाएंगे, कंफर्म। तो अभी इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ लाइफ स्पैन की बात करेंगे, लाइफ स्पैन, ठीक है। ये जो लाइफ स्पैन है ये कभी भी इंडिविजुअल के बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट with body size of organisms। कभी भी इंडिविजुअल की बॉडी साइज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि उससे कोरिलेट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा इंडिविजुअल है अगर जैसे एलिफेंट तो वो सबसे ज्यादा जिएगा और एक छोटा सा इंडिविजुअल है तो वो सबसे कम जिएगा। तो पहले तो हम इस बात को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स बताते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पे एलिफेंट, इसकी बात करें एलिफेंट तो देखा ही होगा सबने, है ना, देखा होगा बचपन में, बहुत बार देखा होगा, बड़े पे भी देखा होगा, है ना, जरूरी थोड़ी बचपन में देखा होगा। तो एलिफेंट का लाइफ स्पान देखें तो कितना होता है, लगभग 70 ईयर्स। इसका लाइफ स्पान 70 ईयर्स होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट रेंज, ठीक है। अब इसके बाद जैसे बात करें टॉर्टॉइस इससे बहुत छोटा होता है ना, टॉर्टॉइस होता है बहुत छोटा होता है, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बेटा होता है कितना, 100 से लेकर के 150 साल तक। मतलब आप समझ गए कि बड़े छोटे से मतलब नहीं है। फिर दूसरा यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल और है बेटा, यहाँ पे क्रो की बात करें। क्रो मतलब कौवा जो काम करता है, ताकि आपके अभी तो बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन मात्र 15 ईयर्स होता है, ठीक है, 15 ईयर्स लिखा है। और यहीं पे सेम साइज इसकी बात करें, सेम साइज की बात करें किसके, पैरॉट की, तो पैरॉट लगभग 140 ईयर्स के आसपास क्या रहता है, जिंदा रहता है, 140 ईयर। तो आप समझ सकते हो दोनों का साइज सेम है लेकिन लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट है, कंफर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एग्जांपल प्लांट का ले लेते हैं। मैंगो की बात करते हैं। मैंगो बेटा लगभग 200 साल तक जिंदा रहता है, मतलब उसका प्लांट। और यहीं पे सेम उसके जैसा एकदम प्लांट, लगभग पीपल की बात करें
तो ये लगभग 2000 साल तक। मतलब तो मिला के आपको पता चल गया कि लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। है ना, जरूरी नहीं कि साइज बड़ा है तो बड़ा लाइफ स्पैन होगा, छोटा साइज है तो छोटा लाइफ स्पैन होगा, बराबर साइज है तो बराबर लाइफ स्पैन होगा। कंफर्म ना? वेरी गुड। तो ये लाइफ स्पैन की बात हो गई। अब हम एक चीज और देखते हैं आगे यहाँ पे कि इंडिया की अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। तो बेटा ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया अगर बात करें पुराने टाइम की यानी कि 2000 के आसपास की, है ना, या उससे पहले की, तो उस समय सिर्फ 56 ईयर्स हुआ करती थी। ठीक है ना, मतलब पहले ही 56 ईयर हुआ करती थी। लेकिन अगर हम आज देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा कि कोई भी पॉपुलेशन मैक्सिमम लगभग पूरी पॉपुलेशन मिला करके एक एक्सपेक्टेड रेशियो क्या है, कितने साल तक जी रही है। तो लगभग 50% इंडिया की पॉपुलेशन की आज की अगर हम देखें वो है लगभग 68 ईयर्स। कितने बेटा? 68 ईयर। जबकि अगर हम यूएस की बात करें, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन यूएस, ठीक है, वहां पे लगभग 78 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, तो ये पहले कम था, पहले इंडिया में कितना था? 56। उससे ये बढ़ता कितना हो गया, मतलब ये अभी थोड़ा सा नीचे आप इसको लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले 56 ईयर का हुआ करता था, 56 अभी 68 हो गया है, तो ये 68 ईयर्स बढ़ गया। मतलब क्या हुआ? मेडिकल फैसिलिटी जो है बढ़ गई है, जो ह्यूमन बींग्स का डेथ रेशियो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसा ही, हाँ, डेथ रेशियो कम हो रहा है तो उसकी लाइफ जो है, लाइफ स्पैन वो बढ़ रहा है। लाइफ स्पैन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है ना, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में बढ़ रही है। कंफर्म? ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके बुक में दिए हुए हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, और उनके लाइफ स्पैन हमको लिखना है। तो हम बोर्ड पे लिखते जाएंगे, आप उनको अपनी कॉपी पे फिल कर लेंगे और उसको नोट डाउन कर लेंगे। कंफर्म? तो पहले तो आप इतना लिख लो, फिर उसके बाद हम सभी का लाइफ स्पैन लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम डिफरेंट लाइफ स्पैन, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म और एक तरफ उनका लाइफ स्पैन लिखेंगे, लाइफ स्पैन। ठीक है, एक तरफ ऑर्गेनिज्म का और दूसरी तरफ लाइफ स्पैन। तो ऑर्गेनिज्म देखते हैं जरा यहाँ पे। ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम यहाँ पे पीपल की बात करें। पीपल को आपने सबने देखा होगा, पीपल का लाइफ स्पैन लगभग 2000 साल होता है। वाई मतलब ईयर्स। पीपल के बाद फिर हम बनियान ट्री की बात करते हैं। बनियान ट्री, पीपल ट्री, है ना, बनियान ट्री के लगभग 200 से 300 साल तक ये जिंदा रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस बेटा लगभग 100 से 150 साल, है ना, 100 to 150 ईयर तक। इसके बाद फिर आता है अपना पैरॉट। पैरॉट कितना लगभग 140 ईयर्स तक लाइफ रहता है। इसके बाद फिर आता है बेटा मैन। फिर मैन लगभग 100 to 120 ईयर्स। अब बेटा ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो आपने मैन का लिख दिया 100 to 120 ईयर्स, सर वहाँ पे एक्सपेक्टेंसी तो आपने बताई 68, तो वो किसी पॉपुलेशन का होता है ना। पॉपुलेशन में एवरेज रेशियो लाइफ स्पैन का कितना है, कोई जल्दी मर गया, कोई देर में मरा, तो टोटल रेशियो निकालते हैं तो वो आता है 68 ईयर के अप्रॉक्स, है ना। लेकिन ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का हो सकता है,
100 साल जी सकता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, लाइफ स्पैन किसी पर्टिकुलर का होता है, पॉपुलेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, कंफर्म। तो मैन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद एलिफेंट बेटा, एलिफेंट का होता है 70 इयर्स के अप्रॉक्स, ठीक है। इसके बाद फिर बेटा आता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल आता है, इसका लगभग 60 ईयर के अप्रॉक्स। फिर इसके बाद आता है हॉर्स, इसके बाद क्या आएगा हॉर्स, इसका लगभग 50 इयर्स के अप्रॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट डॉग, डॉग, काउ और बनाना, डॉग, काउ, बनाना, इन तीनों का बेटा लगभग 25 इयर्स है ना लाइफ स्पैन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म लिख देंगे, ऑर्गेनिज्म और इधर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। फिर नेक्स्ट इसमें आता है रोज, रोज का लगभग 5 to 7 ईयर्स। उसके बाद राइस आएगा बेटा, राइस का लाइफ स्पैन तो आप जानते हैं 4 मंथ है ना। फिर आता है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का बेटा 1 to 2 वीक्स, 1 to 2 वीक्स। और फिर इसके बाद मे फ्लाई, मे फ्लाई, इसका 1 डे, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से लाइफ स्पैन डिफरेंट के जो एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं कहीं ना कहीं, वो आपको मैंने लिखवा दिए हैं, है ना, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ सकता है, तो इनको आप प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना। तो ट्राई वगैरह या फिर प्रेयर बैंक इन सबका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, बनियान ट्री हो गया तो ध्यान रखें इनको, इसको भी नोट डाउन करें, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ टर्म है उनको समझ लेते हैं। एक टर्म है हमारे पास सेमिपेरस, सेमिपेरस ऑर्गेनिजम्स। सेमिपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ स्पैन, पूरा उनका जो लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जर्मन्स को। तो लिखते हैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस only once time in their lifespan, in their life span, ठीक है। अपनी लाइफ, पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आप समझ रहे हो ना, पूरी लाइफ मतलब पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार है ना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसे एग्जांपल आपको पता ही होंगे, एग्जांपल इसके एग्जांपल क्या क्या है ना, क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स होगी, ग्रेन्स क्रॉप्स में ही, ठीक है ना, अनाज जिनमें निकलता है। आप देखते हो इनको बोया जाता है और 3-4 महीने बाद एक बार ये फ्रूट्स ग्रो करके क्या करती है, मर जाती है, फिर दोबारा ग्रो नहीं होती, मतलब उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं करती है। तो क्रॉप्स हो गई। इसके बाद बेटा साल्मन, साल्मन हो गई, साल्मन फिश है ना। इसके बाद फिर और क्या हो गया बेटा, स्पाइडर, स्पाइडर कामा, बम्बू, बम्बू हो गया। फिर इसके बाद और सेंचुरी प्लांट, सेंचुरी प्लांट, ठीक है। तो इस तरीके से ये केवल अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, ऐसे प्लांट को हम सेमिपेरस बोलते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, सेकंड क्या होता है। फर्स्ट ये था, सेकंड जो देखते हैं इट्रोपेरस, इट्रोपेरस ऑर्गेनिज्म। इट्रोपेरस ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बेटा, reproduce successive cycles, reproduce in successive cycles, hiccups को इतना प्रॉब्लम कर रहा है, reproduce successive cycles, वो एनुअल्स भी हो सकती है, एनुअल्स और सीजनल्स हो सकती है,
देखो बेटा, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं, कुछ तो ये ज्यादा वाले हैं, ये ज्यादा वाले मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे ही होते हैं रिप्रोड्यूसिंग सक्सेसिव साइकिल, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू सक्सेसिव साइकिल, जैसे कि एनुअल और सीजनल ब्रीडर्स। इनका अलग अलग, जैसे कि कुछ सीजन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कोई सर्दियों में रिप्रोडक्शन, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म सर्दियों में ही बेबी ले करते हैं एवरी ईयर, और कुछ डिफरेंट अलग अलग सीजन में, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग सीजन में ग्रो करता है। जैसे काऊ गोट मोस्ट ऑफ द जुलाई अगस्त में बेबी ले करते हैं, तो क्या होता है हर ऑर्गेनिज्म का एक सीजनल ब्रीडर्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, तो वो सीजन के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं जिनकी हर साल एक साइकिल चलती है, तो ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये इस टाइप का रिप्रोड्यूस करते हैं, इट्रोपैरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये केवल एक ही बार करते हैं, समझ गए, एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। ओके बेटा, अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सभी को पता है यहाँ पे दो ही टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा, असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम और क्या बोलते हैं, और अगैमोजेनेसिस या फिर और अगैमोजेनी, ठीक है। अगैमोजेनी मतलब आप से गैमेट फॉर्म नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्म होते हैं, और गैमेट फॉर्म होने के बाद एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, और दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं और एम्फी मिक्सिस। एम्फी मतलब होता है दो, और मिक्सिस MIXIS, मिक्सिस मतलब मिक्स होना, यानी कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिक्स होकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट, और वही जाइगोट वाले से क्या बनाएगा, इंडिविजुअल। कंफर्म ना, वेरी गुड, तो इसको नोट डाउन करें। तो बेटा हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल, कंफर्म। तो चलो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है, यूनिपेरेंटल मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब ये अविवाहित होता है, अविवाहित मतलब इसका शादी नहीं हुआ है ना, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, बाई पेरेंटल, ये बाई पेरेंटल है, और ये यूनिपेरेंटल है। अब जब यूनिपेरेंटल है तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे गैमेट्स में और मे नॉट फॉर्म, ठीक है। गैमेट यहाँ पे फॉर्म भी हो सकते हैं और नहीं भी फॉर्म हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो बचपन से पढ़ते हैं गैमेट फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन हम आगे अगला पॉइंट जो आएगा उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा गैमेट फॉर्म हो भी तो भी कद्दुआ कुछ नहीं होगा, और अगर नहीं हो तो भी कद्दुआ कुछ नहीं होगा, है ना, समझ रहे हो। कद्दुआ वर्ड ये छोड़ देना है, इसको कोई बात नहीं, कभी निकल आता है मुझे, मतलब गैमेट फॉर्म हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखेंगे, क्यों यहां पे गैमेट फॉर्मेशन कंपल्सरी है, यहां पे गैमेट फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे अगला पॉइंट हम मेन इंपॉर्टेंट है, गैमेट फॉर्मेशन सर हो रहा है तो फिर जाइगोट बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि गैमेट अगर फॉर्म हो भी गया तो उसको जरूरत पड़ेगी किसकी, फर्टिलाइजेशन की। तो यहाँ पे लिख दिया हमने नो फर्टिलाइजेशन, क्या लिख दिया, नो फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो भुइयां जाइगोट बना लो, जाइगोट बनेगा ही, है ना। तो गैमेट अगर बन भी गया है असेक्सुअल तरीके से या माइटोसिस तरीके से, तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और सिनगैमी मतलब दो गैमेट्स का मिलने
सिला सिंधेनी। कंफर्म। अगला पॉइंट, यहां पे केवल माइटोसिस होता है, ओनली माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बेटा हम लिख दे रहे हैं, अगर 2n सेल है तो उससे 2 2n सेल बन रहे हैं। समझ रहे हो ना, मतलब कि जैसे ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट है, तो ये क्या है, ये क्या है, ऑफस्प्रिंग, ये भी ऑफस्प्रिंग। समझ रहे हो ना, तो जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग होगा। कंफर्म। ये माइटोसिस होता है। चलो यहां पे क्या होगा, यहां पे माइटोसिस भी होगा, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस। क्या होगा, एज वेल एज मियोसिस। मियोसिस भी होगा और माइटोसिस भी होगा। वैसे ही इतना बताने की जरूरत नहीं, आप लोग माइटोसिस और मियोसिस पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बेटा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, अपने पेरेंट्स का क्लोन, कॉपी होता है। ठीक है ना, तो देखते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। क्या बोलते हैं, क्लोन्स, है ना। क्लोन मतलब आप समझ रहे हो, कॉपी, कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट वाला मेथड है। ठीक है ना, क्लोन्स। लेकिन वहां क्लोन्स बनते नहीं, ऐसा नहीं होता उधर। चलो, है ना। अब देखो यहाँ क्लोन्स बना, तो क्लोन्स की पूरी कॉलोनी को हम क्लोन्स बोल सकते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स से सिमिलर है कॉलोनी, वो यानी कि बहुत सारे इंडिविजुअल वो क्या है, क्लोन्स है। लेकिन उन कॉलोनी या उस पॉपुलेशन में कोई एक क्लोन को हम रैमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैमेट। ईच इंडिविजुअल ऑफ क्लोन क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रैमेट, RAMMET, रैमेट। कंफर्म। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, तो आप लोग इसको समझ जाना, ये असेक्सुअल में ही है ना। थोड़ी सी जगह बस 1-2 पॉइंट और लिखेंगे। तो यहाँ पे जब बेटा क्लोन बनेंगे तो नो वेरिएशन नहीं आएगा, ये असेक्सुअल का ही है, ध्यान रखना। यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा, और जब वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन भी कदवा नहीं होगा, है ना। इवोल्यूशन नो इवोल्यूशन। कंफर्म। यहां पे भैया जो इवोल्यूशन भी होगा, यानी वेरिएशन भी आएगा और इवोल्यूशन भी होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट इवोल्यूशन, पहले तो वेरिएशन क्यों आएगा, क्योंकि आपने सेल डिवीजन में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सेल डिवीजन में? सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है कि जब मियोसिस होता है तो वहां पे क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें एक क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल। तो जब मटेरियल एक्सचेंज करेंगे तो वेरिएशन तो कंफर्म है, और वेरिएशन धीरे धीरे आएगा तो इवोल्यूशन भी कंफर्म है। ओके, नो डाउट। चार्ट नोट कर लें। तो बेटा आप चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी तरफ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे, और कितने टाइप्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कंफर्म। चलो पहले तो हम एक ऐसी चार्ट बना लेंगे छोटा सा। पहले दो ही बना लेते हैं, ऐसे बाद में इनको कई सारे पार्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फिजन। क्या लिखेंगे बेटा, फिजन। सबसे पहला फिजन आता है। फिजन का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल ब्रेक होना, यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स को ब्रेक कर दे, अप टू और मोर देन 2, है ना, वो बात की बात है। तो कंफर्म। तो फिजन जो है मतलब ब्रेक होना होता है। क्या होता है, ब्रेक। और ये फिजन जो होता है वो बेटा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक अगर इंडिविजुअल 2 पार्ट में ब्रेक हो गया तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब 2। और वहीं अगर एक इंडिविजुअल कई सारे पार्ट में
ब्रेक हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। कंफर्म। और तीसरा भी है इसमें जिसको हमको पढ़ना है प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी मतलब ब्रेकडाउन। प्लाज्मोटॉमी, ये प्लाज्मा इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो कैसे होगा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। कंफर्म। अब बाइनरी फिजन की बात करें तो बेटा बाइनरी फिजन शेप के अकॉर्डिंग कई टाइप का होता है। मतलब कई सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ होगा, मतलब माउथ टू एनस की तरफ। कई सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ट्रांसवर्स होगा, कई सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसा तिरछा होगा, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का हो सकता है। देखते हैं जरा। कभी एक ट्रांसवर्स हो सकता है, पहले तो सिंपल हो सकता है, फिर ट्रांसवर्स हो सकता है, ट्रांसवर्स, फिर इसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल, फिर बेटा ये क्या हो सकता है? ऑब्लिक हो सकता है, ऑब्लिक, QUE, ठीक है। तो इतने टाइप का ये बाइनरी फिजन होता है। मल्टीपल फिजन तो मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर यहां पे देखते हैं, ठीक है। फिर आता है बड़ी। क्या आता है? बड़ी, है ना। बड़ी को जानते हैं, इसमें एक बर्ड निकलती है और वो बर्ड क्या करती है? एक नए यंग वंस का को जनरेट कर देती है। तो बड़ी जो होता है बेटा वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। एक एक्सटर्नल, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोजिनस, और दूसरी होती है बेटा इंटरनल या और इंडोजिनस। क्या होता है? इंडोजिनस, समझे कि नहीं? अगर बॉडी के अंदर से बर्ड निकल रही है तो इंडोजिनस, और बाहर बर्ड फॉर्म हो रही है तो एक्सोजिनस। कंफर्म। फिर बेटा आता है नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन देखो क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि भैया ये कई सारे पार्ट में कोई बॉडी ब्रेक हो गई और उस पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन गया। जैसे मेरी उंगली अगर 3 पार्ट में यहां से कट के ऐसे गिर जाए तो 3 उंगलियां या 3 अमिसर बन गए, समझ रहे हो ना। ये होता है फ्रेगमेंटेशन। और ऐसे ही एक और होता है जिसका नाम बेटा है रीजनरेशन। अब दोनों लगभग इसका भी वही काम है। ये भी क्या करता है? अगर बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गया तो अपने आप को पूरा बना लेगा। जैसे प्लेनेरिया में आपने देखा होगा, प्लेनेरिया को आप जितने पार्ट में कट करोगे उतने ही प्लेनेरिया बन जाएगा। कंफर्म। तो बस एक चीज होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो नेचुरल कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में? नेचुरल कंडीशन में। मतलब ये अपने आप इंडिविजुअल करेगा, इसको आप लोग इंड्यूस नहीं करोगे, आप लोग डंडा नहीं मारोगे, आप लोग थप्पड़ नहीं मारोगे, है ना, कि भैया चल रिप्रोडक्शन का, है ना, कौन सा एसेक्सुअल का फ्रेगमेंटेशन, ऐसा नहीं। रीजनरेशन क्या होता है? एक्सीडेंटल कंडीशन, मतलब बाई चांस किसी ऑर्गेनिज्म में उसका वो पार्ट खा लिया, कट गया, है ना, या कहीं पे बाई चांस एक्सीडेंटली उसका वो पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो रीजनरेट कर देगा। तो ये रीजनरेशन एक्सीडेंटल होता है। फिर अगला क्या होता है इसमें? अगला नीचे यहां पे लिख देते हैं। फिर आता है पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, किसी सोमेटिक सेल से ही पूरे एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, या एक गैमेट से ही पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसे हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग वर्जिन बर्थ भी बोलते हैं, वर्जिन बर्थ, ठीक है। इसे भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा स्पॉर्युलेशन। स्पॉर्युलेशन किसमें बेटा? स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है। मेनली हम लोग ये कोनिडिया पढ़ेंगे। कोनिडिया आपको याद होगा, असेक्सुअल स्पोर इन फंगस में, ठीक है, और जू स्पोर एल्गी में, ठीक है, जू स्पोर और कोनिडियोस्पोर, इन दोनों के बारे में। फिर इसके बाद आता है लास्ट आता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
प्रोपगेशन, ठीक है, लास्ट वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इतने सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, इतने सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हमको पढ़ने हैं, ठीक है, नोट डाउन करें। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के बाद लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने कि रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेमलपेरस और हेटेरोपेरस के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के टाइप्स में डिफरेंसेस असेक्सुअल और सेक्सुअल में, और फिर हमने कुछ टाइप्स यहाँ पे सिर्फ चार्ट बनाया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके अगले टर्म पे आपको इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। थैंक यू।